Hello everyone, welcome to Robisco Medical Library. This is the fourth and the last lecture on the topic of molecular hallmarks of cancer. जो पहले 3 लेक्चर्स थे उनमें अपन ने ये देखा था कि टोटल 8 मॉलिक्यूलर हॉलमार्क्स कैंसर के होते हैं। ओरिजिनली 6 मॉलिक्यूलर हॉलमार्क्स दिए गए थे, बाद में 2 और ऐड कर दिए गए थे। अगर अपन सारे मॉलिक्यूलर हॉलमार्क्स को एक बार फिर से समराइज करें तो कौन कौन से हैं? जो फर्स्ट मॉलिक्यूलर हॉलमार्क है दैट इज द सेल्फ सफिशिएंसी इन ग्रोथ सिग्नल। सेकेंड मॉलिक्यूलर हॉलमार्क आता है इनसेंसिटिविटी टू ग्रोथ इनहिबिशन। थर्ड मॉलिक्यूलर हॉलमार्क आता है इवेजन ऑफ अपोप्टोसिस। फोर्थ मॉलिक्यूलर हॉलमार्क आता है लिमिटलेस रेप्लिकेटिव पोटेंशियल। और फिफ्थ मॉलिक्यूलर हॉलमार्क आता है सस्टेन्ड एंजियोजेनेसिस। सिक्स्थ मॉलिक्यूलर हॉलमार्क आता है एबिलिटी टू इन्वेड एंड मेटास्टेसिस। और लास्ट के 2 मॉलिक्यूलर हॉलमार्क जो बाद में ऐड करे गए थे वो है रीप्रोग्रामिंग ऑफ एनर्जी मेटाबॉलिज्म एंड इवेजन ऑफ इम्यून डिस्ट्रक्शन। देखिए प्रीवियस लेक्चर्स में अपन ने फर्स्ट एंड सेकंड मॉलिक्यूलर हॉलमार्क की बात कर ली थी। अब आज के लेक्चर में अपन बचे हुए मॉलिक्यूलर हॉलमार्क्स को देखेंगे। ठीक है, चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं इवेजन ऑफ अपोप्टोसिस की। देखिए इस हेडिंग से अपन ये समझ सकते हैं कि कैंसर सेल्स अपोप्टोसिस को इवेड कर देती है, यानी कि उनके अंदर अपोप्टोसिस भी नहीं होगा और सेल डेथ नहीं होगी। जो नॉर्मल अपोप्टोसिस होता है वो कुछ फैक्टर्स से रेगुलेटेड होता है, जैसे कि सेल डेथ रिसेप्टर CD95। ये CD95 का मॉलिक्यूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपोप्टोसिस रेगुलेशन के अंदर। कुछ प्रो अपोप्टोटिक फैक्टर्स, इसके अलावा अपोप्टोसिस इनहिबिटर और सेल डेथ इंड्यूसिंग सिग्नल, ये सब नॉर्मल अपोप्टोसिस को रेगुलेट करने का काम करते हैं। ठीक है, लेकिन जो कैंसर सेल्स होते हैं वो सेल डेथ को यानी कि अपोप्टोसिस को एस्केप कर देते हैं और उसके बहुत से मैकेनिज्म हो सकते हैं। जैसे कि एक अगर अपन बात करें कि कैंसर सेल्स जो होते हैं उसके अंदर P53 का लॉस हो जाता है। ये अपन ने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि जो P53 जीन होता है वो बेक्स जीन को एक्टिवेट करने का काम करता है, और ये जो बेक्स जीन होता है वही अपोप्टोसिस एक्टिवेट करता है, वही अपोप्टोसिस करवाता है। लेकिन अगर P53 जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाए और इसके फंक्शन का अगर लॉस हो जाए तो बेक्स जीन का एक्टिवेशन नहीं होगा। अगर बेक्स जीन का एक्टिवेशन नहीं होगा तो अपोप्टोसिस भी नहीं होगा। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। इसके अलावा भी बहुत से मैकेनिज्म हो सकते हैं जिसकी वजह से कैंसर सेल्स सेल डेथ को एस्केप कर लेती है। जैसे कि जो कैंसर सेल्स होती है उसके अंदर एंटी अपोप्टोटिक फैक्टर्स जैसे कि BCL2, BCLXL और MCL1 जैसे फैक्टर्स का अप रेगुलेशन हो जाता है। और इन फैक्टर्स के अप रेगुलेशन की वजह से क्या होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोक्रोम C जो है वो कम रिलीज होगा, और अगर साइटोक्रोम C कम रिलीज होगा तो अपोप्टोसिस भी कम होगा। इसके अलावा भी बहुत से मैकेनिज्म्स हो सकते हैं, जैसे कि अपन देखें कि जो कैंसर सेल्स होती है उसके अंदर APAF1 का लॉस हो जाता है। अब APAF1 क्या है? अपोप्टोटिक पेप्टाइडेज एक्टिवेटिंग फैक्टर 1। इसका अगर लॉस होगा तब भी अपोप्टोसिस नहीं होगा। इसके अलावा कि जो कैंसर सेल्स होती है उसके अंदर अपोप्टोटिक इनहिबिटर्स का अप रेगुलेशन हो जाता है, यानी कि वो फैक्टर्स जो कि अपोप्टोसिस को इनहिबिट करेंगे। इसके अलावा CD95 मॉलिक्यूल कम हो जाता है। अब भी अपन ने ऊपर देखा कि CD95 बहुत इंपॉर्टेंट है अपोप्टोसिस के अंदर, तो ये भी अगर कम होगा तो उसकी वजह से भी अपोप्टोसिस कम होगा। इसके अलावा कैंसर सेल्स होती है उनके अंदर सेल डेथ इंड्यूसिंग सिग्नल्स जैसे कि FADD और FASL जो सिग्नल्स होते हैं उनका भी इनएक्टिवेशन हो जाता है, यानी कि कैंसर सेल को जो डेथ सिग्नल्स है वही कम मिलेंगे, और अगर वो सिग्नल्स ही नहीं मिलेंगे तो सेल डेथ भी नहीं होगी। तो ये तो अपन ने बात करी इवेजन ऑफ अपोप्टोसिस की, कैसे कैंसर सेल्स अपोप्टोसिस को इवेड कर देती है। नेक्स्ट अपन अब बात करेंगे लिमिटलेस रेप्लिकेटिव पोटेंशियल की। देखिए इसको भी अगर अपन हेडिंग से समझे तो अपन कह सकते हैं कि जो कैंसर सेल होगी उसके अंदर लिमिटलेस यानी कि अनलिमिटेड रेप्लिकेशन पोटेंशियल आ जाएगा, यानी कि अनलिमिटेड डिवीजन करेगी। नॉर्मली सेल क्या करेगी भाई, एक सेल से 2 सेल बनाती है माइटोसिस के बाद में, फिर 2 से अपन कह रहे 4 बनाती है, फिर 4 से 8, 8 से 16, इस तरीके से नॉर्मल सेल डिवीजन चलता है। देखिए जो नॉर्मल सेल्स होती है ना उसके अंदर देखने को मिलता है हेफलिक लिमिट। मतलब क्या है कि ये जो डिवीजन चल रहा है हर एक डिवीजन के साथ में नॉर्मल सेल्स के अंदर टीलोमियर्स की शॉर्टनिंग होने लगती है, और जब 60 to 70 रिपीटेटिव माइटोसिस हो जाते हैं तब नॉर्मल सेल्स के अंदर टीलोमियर्स कंप्लीटली लॉस हो जाते हैं, और फिर सेल्स जो होती है उनके अंदर माइटोसिस यानी कि सेल डिवीजन नहीं हो सकता। इसी चीज को अपन कहते हैं हेफलिक लिमिट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी वैल्यू 60 to 70 रिपीटेटिव माइटोसिस होती है, उसके बाद नॉर्मल सेल्स के अंदर डिवीजन नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि टीलोमियर्स का लॉस हो जाता है। लेकिन यही अगर अपन बात करें
कैंसर सेल्स की, तो कैंसर सेल्स के अंदर टीलोमरेज का अप रेगुलेशन हो जाता है और टीलोमरेज के अप रेगुलेशन की वजह से टीलोमियर का मेंटेनेंस होता है कैंसर सेल्स के अंदर, जिसकी वजह से टीलोमियर शॉर्टनिंग जो है वो प्रिवेंट हो जाती है और टीलोमियर्स का लॉस अब नहीं होगा। अगर टीलोमियर्स का लॉस नहीं होगा तो सेल जो है उसके अंदर सेनेसेंस यानी कि एजिंग भी नहीं देखने को मिलेगी, तो साथ में अपोप्टोसिस भी नहीं देखने को मिलेगा। तो ये अपन ने बात करी कि कैसे कैंसर सेल्स के अंदर लिमिटलेस रेप्लिकेटिव पोटेंशियल देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं सस्टेन्ड एंजियोजेनेसिस की। देखिए एंजियोजेनेसिस की बात अपन प्रीवियस लेक्चर्स में भी कर चुके हैं। क्या होता है एंजियोजेनेसिस? एंजियोजेनेसिस का मतलब होता है कि जो प्री एग्जिस्टिंग ब्लड वेसल्स है उससे नई ब्लड वेसल्स के फॉर्मेशन के प्रोसेस को अपन एंजियोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कि जो ट्यूमर होते हैं जिसका साइज 1 से 2 मिलीमीटर से ज्यादा हो, जिस ट्यूमर का साइज 1 से 2 मिलीमीटर से ज्यादा होगा उसे कांस्टेंट ब्लड सप्लाई की रिक्वायरमेंट होगी। और ट्यूमर ये अचीव कैसे करेगा? वो अचीव करेगा बाय ट्रिगरिंग दी एंजियोजेनिक स्विच, यानी कि सिंपल टर्म्स में बोले तो वो एंजियोजेनेसिस करेगा। अब एंजियोजेनेसिस करेगा कैसे उसकी बात करते। देखिए जो ट्यूमर सेल्स होगी वो कुछ प्रो एंजियोजेनिक फैक्टर्स को तो इंक्रीज कर देंगे, तो वहीं जो एंटी एंजियोजेनिक फैक्टर्स है उन्हें डिक्रीज कर देंगे। अब जैसे प्रो एंजियोजेनिक फैक्टर्स के अंदर एक तो आता है वीईजीएफ, वेस्क्यूलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एंजियोजेनेसिस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके अलावा एक और फैक्टर आता है दैट इज द बेसिक फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। ये दोनों यहाँ पे इंक्रीज हो जाएंगे जिसकी वजह से एंजियोजेनेसिस होगा कैंसर सेल्स के अंदर। लेकिन एंटी एंजियोजेनिक फैक्टर्स जैसे कि थ्रोम्बोस्पोंडिन 1, एंजियोस्टैटिन, एंडोस्टैटिन एंड वेस्कुलोस्टैटिन ये कम हो जाएंगे। अगर ये कम हो जाएंगे तो एंजियोजेनेसिस का इनहिबिशन नहीं होगा, तो उसकी वजह से भी अपन कहेंगे कि एंजियोजेनेसिस होगा। अब ये जो न्यूली फॉर्म्ड ब्लड वेसल्स होते हैं, जो नई ब्लड वेसल्स बनेगी कैंसर सेल्स के लिए, वो सेल्स डायलेटेड होंगे, टॉर्चस होंगे और लीकी ब्लड वेसल्स यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो मॉलिक्यूलर हॉलमार्क अपन देख रहे हैं कैंसर का दैट इज द एबिलिटी टू इन्वेड एंड मेटास्टेसिस। इसकी बात अपन ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं। 2 लेक्चर्स इन्वेजन और मेटास्टेसिस के ऊपर अपलोड किए गए थे, जहां पे अपन ने ये कहा था कि जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं यानी कि जो कैंसर सेल्स होती है उनके अंदर लोकल इन्वेजन की एबिलिटी भी होती है, तो डिस्टेंट मेटास्टेसिस की एबिलिटी भी होती है। लोकल इन्वेजन का मतलब क्या है कि ये एक कैंसर सेल है, ये इसके सराउंडिंग का टिश्यू है, विथ टाइम ये ट्यूमर ग्रो भी करेगा, डिवाइड भी करेगा, ग्रो भी करेगा, डिवाइड भी करेगा और अपने सराउंडिंग टिश्यू को इन्वेड कर देगा। दैट इज कॉल्ड द लोकल इन्वेजन। और मेटास्टेसिस में अपन ने कहा था कि जो ट्यूमर होता है वो जहां पे बना है वहां से एक डिस्टेंटली लोकेटेड ऑर्गन पे जा सकता है और वहां पे सेकेंडरी ट्यूमर मासेस का फॉर्मेशन कर सकता है। अब वो इस जगह से डिस्टेंटली लोकेटेड ऑर्गन में कई रूट से जा सकता है, जैसे कि हिमेटोजीनस रूट से जा सकता है, हिमेटोजेनस रूट से जा सकता है, लिम्फेटिक रूट से जा सकता है, लिम्फेटिक रूट से जा सकता है, तो बॉडी कैविटीज के थ्रू भी जा सकता है। इसकी बात अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो मॉलिक्यूलर हॉलमार्क अपन देख रहे हैं कैंसर का दैट इज द रीप्रोग्रामिंग ऑफ एनर्जी मेटाबॉलिज्म। और यहाँ पे अपन बात करेंगे वॉरबर्ग इफेक्ट की। किसकी? वॉरबर्ग इफेक्ट की। देखिए क्या कह रहे हैं अपन कि जो नॉर्मल सेल्स होती है, जो ग्रोइंग सेल्स होती है, उन्हें ग्लूकोज और ग्लूटामीन की जरूरत होती है अपने मेटाबॉलिज्म के लिए। अब अपन बात करें कि वॉरबर्ग इफेक्ट क्या कह रहा है कि इवन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी कैंसर सेल्स एरोबिक ग्लाइकोलिसिस करेगी। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि नॉर्मली ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो नॉर्मल सेल्स होती है वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करती है। क्या करता है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करती है। और ये जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और इससे टोटल 36 एटीपी बनता है। लेकिन ऑक्सीजन की जब एब्सेंस होती है तब सेल्स क्या करती है? ग्लाइकोलिसिस करती है। नॉर्मल कंडीशंस में ऐसा होता है और ग्लाइकोलिसिस से सिर्फ 2 एटीपी ही बनता है। लेकिन कैंसर सेल्स इवन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वो ग्लाइकोलिसिस ही करेंगे। ऑल्दो उससे 2 एटीपी ही मिलेगी लेकिन तब भी वो ग्लाइकोलिसिस ही करेंगे। इस चीज को अपन कहते हैं वॉरबर्ग इफेक्ट, जो कि 1927 के अंदर दिया गया था। अब मेरा आपसे ये सवाल है, इवन दो ग्लाइकोलिसिस सिर्फ 2 एटीपी प्रोड्यूस कर रहा है और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन 36 एटीपी प्रोड्यूस कर रहा है, ज्यादा एटीपी प्रोड्यूस करता है, उसके बावजूद भी कैंसर सेल्स ग्लाइकोलिसिस को ही प्रेफर कर रहे हैं। ऐसा क्यों? देखिए उसके बहुत से रीजन हो सकते हैं। कुछ मेजर रीजन में अगर आपको बताऊं तो पहला रीजन तो यह है कि ग्लाइकोलिसिस जो होता है वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के कंपैरिजन में
ज़्यादा फास्टर प्रोसेस है और कैंसर सेल्स बहुत रैपिडली डिवाइड करते हैं। अगर बहुत रैपिडली डिवाइड करते हो तो उन्हें बहुत रैपिडली एटीपी की भी रिक्वायरमेंट होगी। भले ही 2 एटीपी मिल रहे हो, लेकिन वो बहुत फटाफट मिलेंगे क्योंकि ग्लाइकोलिसिस फास्टर प्रोसेस है, नंबर 1। नंबर 2 अपन देखें तो ग्लाइकोलिसिस से जो सेल ग्रोथ के लिए, रैपिड सेल ग्रोथ के लिए जो इंटरमीडिएट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि प्रोटीन्स हो गए, लिपिड्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड हो गए, वो ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस से बहुत ज्यादा फास्ट बन सकते हैं एज कंपेयर टू द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इसके अलावा अगर अपन बात करें कि ट्यूमर जैसे जैसे बड़ा होगा, जैसे कि ये ट्यूमर है, जैसे जैसे ये ट्यूमर बड़ा होता जाएगा तो इस ट्यूमर के अंदर हाइपोक्सिक कंडीशन देखने को मिलेगी, यानी कि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। अब जो सेल्स ऑलरेडी ग्लाइकोलिसिस के टुवर्ड्स अडेप्ट हो रखी होती है, वो सेल्स ऑब्वियस सी बात है कि लो ऑक्सीजन कंडीशन में भी बेटर सर्वाइव कर पाएगी, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस एरोबिक और एनएरोबिक कंडीशन दोनों के अंदर ही हो सकता है। इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि ग्लाइकोलिसिस जो प्रोसेस होता है उसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है, पाइरुवेट होता है। और ये जो पाइरुवेट है वो लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। और ये जो लैक्टिक एसिड होगा वो कंडीशंस को कैसे बना देगा, एसिडिक बना देगा। और जब कंडीशंस एसिडिक होगी तो जो ट्यूमर होगा वो अपने सराउंडिंग टिश्यू को डैमेज कर सकता है, और डैमेज करने के बाद में वो उसके अंदर इन्वेजन कर सकता है, यानी कि लोकल इन्वेजन जो है वो ट्यूमर का इजीली हो सकता है बिकॉज ऑफ द एंड प्रोडक्ट ऑफ द ग्लाइकोलिसिस, दैट इज द पाइरुवेट। क्यों ऐसा, क्योंकि लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होगा। तो इसके अलावा भी बहुत से रीजन हो सकते हैं, लेकिन कुछ मेजर रीजन कि कैंसर सेल क्यों ग्लाइकोलिसिस को प्रेफर करता है इवन दो उससे लेस एटीपी मिल रहा है उसके बावजूद भी, तो ये अपन ने कुछ रीजंस बताए। इसके अलावा देखिए यहाँ पे एक और चीज लिखी हुई है जिसे अपन कह रहे हैं ग्लूटामिनोलाइसिस। ये जो ग्लूटामिनोलाइसिस है इसका मतलब ये है कि ग्लूटामिन जो होता है ना, इसका अपटेक बढ़ जाएगा, इसका अपटेक इंक्रीज कर जाएगा। क्यों ऐसा, ताकि अमाइनो एसिड सिंथेसिस हो पाए और ज्यादा हो पाए, दैट इज कॉल्ड एज द ग्लूटामिनोलाइसिस। अब अपन बात करेंगे लास्ट मॉलिक्यूलर हॉलमार्क ऑफ कैंसर की, दैट इज द इवेजन ऑफ इम्यून डिस्ट्रक्शन। इसके हेडिंग से ही अपने को समझ आ रहा है कि जो कैंसर सेल होगी वो इम्यून डिस्ट्रक्शन को इवेड कर देगी, यानी कि इम्यून सिस्टम से उसका डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। अब देखिए जो नॉर्मल सेल्स होती है, नॉर्मली अपन देखें तो अपनी बॉडी के अंदर कोई भी एबनॉर्मल सेल अगर बनती है या कोई भी अपन देखें कि ट्रांसफॉर्म्ड सेल बनती है, तो उसको अपनी जो इम्यून सिस्टम की सेल्स होती है, जैसे कि साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हो गई, नेचुरल किलर सेल्स हो गए, मैक्रोफेजेस हो गए, वो इस एबनॉर्मल और ट्रांसफॉर्म सेल्स को रिकॉग्नाइज करते हैं और डिस्ट्रॉय कर देते हैं। नॉर्मल कंडीशन में तो ऐसा होगा, लेकिन यही अगर अपन बात करें कैंसर सेल्स की, तो कैंसर सेल्स इस इम्यून सर्विलेंस को एस्केप कर देते हैं, इस इम्यून डिस्ट्रक्शन को एस्केप कर देते हैं। और इसके बहुत से मैकेनिज्म हो सकते हैं, जैसे कि पहला अपन कह सकते हैं कि जो ट्यूमर सेल होती है, इस ट्यूमर सेल के ऊपर जो एंटीजन होता है, ये ट्यूमर सेल इस एंटीजन का एक्सप्रेशन ही नहीं करते, यानी कि लॉस ऑफ ट्यूमर एंटीजन एक्सप्रेशन। और अगर एंटीजन का एक्सप्रेशन नहीं होगा तो इम्यून सेल्स ट्यूमर सेल्स को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएगी, और रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगी तो डिस्ट्रॉय भी नहीं कर पाएगी। पहला तो अपन ये बोल रहे। दूसरा अपन कहेंगे कि जो ट्यूमर सेल्स होते हैं वो एमएचसी क्लास 1 मॉलिक्यूल का डाउन रेगुलेशन कर देते। इम्यूनोपैथोलॉजी के चैप्टर में अपन ने ये देखा था कि एमएचसी क्लास 1 और एमएचसी क्लास 2 जो होते हैं वो एंटीजन को प्रेजेंट करने के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन ट्यूमर सेल्स अगर एमएचसी क्लास 1 का डाउन रेगुलेशन कर देंगे तो ऑब्वियस बात है कि जो एंटीजन का प्रेजेंटेशन होना था टुवर्ड्स दी साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट, वो प्रेजेंटेशन भी अब नहीं होगा, वो प्रिवेंट हो जाएगा। तो ऑब्वियस बात है ट्यूमर सेल का डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि जो ट्यूमर सेल्स होती है ये एक मॉलिक्यूल को एक्सप्रेस करती है, और उस मॉलिक्यूल को अपन कहते हैं पीडीएल1 मॉलिक्यूल। और जो अपनी टी सेल्स होती है ना, उस टी सेल के ऊपर एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, और उस रिसेप्टर को कहा जाता है पीडी1 रिसेप्टर। जब ट्यूमर सेल इस पीडीएल1 मॉलिक्यूल को एक्सप्रेस करती है तो ये पीडीएल1 मॉलिक्यूल इस पीडी1 रिसेप्टर से बाइंड करता है, और बाइंड करने के बाद में ये इस पीडी1 रिसेप्टर को इनहिबिट कर देता है। यानी कि अपन कह सकते हैं कि जो पीडीएल1 मॉलिक्यूल था वो कैसा मॉलिक्यूल है, एक इनहिबिटरी मॉलिक्यूल है। कैसा मॉलिक्यूल है, एक इनहिबिटरी मॉलिक्यूल है। बहुत इंपॉर्टेंट है पीडीएल1, आपको याद रखना है। तो ये पीडी1 अगर इनहिबिट हो जाएगा तो जो टी सेल है वो टी सेल भी यहाँ पे इनएक्टिवेट हो जाएगी, यानी कि इसकी जो
एक्टिविटीज थी टी सेल्स की वो भी सप्रेस हो जाएगी और ट्यूमर सेल्स जो है फिर से डिस्ट्रॉय होने से बच जाएगी। किसकी वजह से? पीडीएल1 मॉलिक्यूल की वजह से। नेक्स्ट अपन बात कर सकते हैं, जो ट्यूमर सेल्स होती है वो ट्यूमर सेल्स अपनी ट्रैक सेल्स को, ट्रैक सेल्स अपन ने देख रखा है कि ये एक तरीके की रेगुलेटरी टी सेल्स होती है, इन ट्रैक सेल्स को अट्रैक्ट करती है और ये ट्रैक सेल्स क्या करती है? एंटी ट्यूमर इम्यूनिटी को इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से ट्यूमर सेल्स के अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं हो पाता है। इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि ट्यूमर सेल्स बहुत से इम्यूनो सप्रेसिव फैक्टर्स को भी रिलीज करती है, जैसे कि ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा, इंटरल्यूकिन 10, जो कि अपने इम्यून सिस्टम का सप्रेशन करेंगे, जिसकी वजह से भी ट्यूमर सेल्स का डिस्ट्रक्शन नहीं हो पाएगा। इसके अलावा भी बहुत से मैकेनिज्म हो सकते हैं जिसकी वजह से ट्यूमर सेल्स होगी वो इम्यून डिस्ट्रक्शन को इवेड कर देंगे। जैसे कि अपन देखें कि जो अगर क्रॉनिक एक्सपोजर हो रखा होगा टू द ट्यूमर एंटीजन, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो अपनी टी सेल्स है वो ट्यूमर सेल्स के ऊपर, ट्यूमर एंटीजन के ऊपर एक्ट तो कर ही नहीं पा रही, क्योंकि एंटीजन को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रही। तो टी सेल्स बहुत लंबे टाइम तक क्या करेगी? अपनी साइटोटॉक्सिक एक्टिविटी परफॉर्म ही नहीं करेगी, जिसकी वजह से टी सेल्स डिसफंक्शनल हो जाएगी। इवन लॉन्ग टर्म एक्सपोजर में भी फिर टी सेल्स उसके ऊपर एक्ट नहीं कर पाएगी। और लास्ट अपन कह रहे हैं कि जो अपनी ट्यूमर सेल्स होती है वो नेचुरल किलर सेल किलिंग को भी अवॉइड कर देती है, और इन सारे फैक्टर्स की वजह से ट्यूमर सेल्स इम्यून सिस्टम से डिस्ट्रॉय नहीं हो पाती। ठीक है गाइस, तो ये अपन ने सारे के सारे मॉलिक्यूलर हॉलमार्क ऑफ कैंसर की बात करी। आई होप आप लोगों को ये सब कुछ समझ आया होगा, एंड इफ यू फाउंड दिस लेक्चर यूजफुल एंड हेल्पफुल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।